तो मैंने s इजिकल टू एक सेट मान लिया a माइनस बी एक्स का, जहाँ x इंटीजर है और a माइनस बी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसके पास एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा ही होगा। तो नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो क्या होता है? भी करते हैं, वो भी कर देंगे। नेगेटिव नंबर्स भी वैलिड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी यूनिक ही आएगा। तो इसमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल नहीं लगेगा? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट तो वो है, बट इसका प्रूफ से ना हम लोग उसको देख लेते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड कैसे किया सकता है उसको, वो भी देख लेंगे। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से अगर हम लोग सोचें तो इसके पास एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा ही होगा। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इट विल कंटेन आर। मान लो आर सबसे छोटा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें मान लेते हैं इसको, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है। और एक बात तुम लोग को पता होगा ना कि ये जो इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम है वो वैलिड नेगेटिव नंबर्स के लिए भी होता है, लेकिन आर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जो जो रिमाइंडर आता है ना उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं इस केस में, तो कभी उसको निगेटिव मत ले लेना। ठीक है। तो अगर आर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो सबसे छोटा है, और हम लोग ये मानते हैं कि आर इज ग्रेटर देन बी, लेट अस सपोज, अगर कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना है तो हमें तो प्रूफ करना है ना कि आर को बी से छोटा होना है, जीरो से बड़ा होना है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आर बी से बड़ा है। तो अगर आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसका, तो आर को हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी क्यू फॉर सम क्यू, फॉर सम क्यू मान लो। अगर आर इसका एलिमेंट है और सब आर सबसे छोटा है, तो ए को मैं ए माइनस बी क्यू फॉर सम क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है। अब अगर आर सबसे छोटा है तो आर ग्रेटर देन जीरो भी होता है, ये बात भी लिख देता हूँ बगल में। ठीक है। अब अगर सोचो कि आर बी से बड़ा है, एक समय के लिए मैं सोचता हूँ आर मैं बी से बड़ा मानता हूँ, तो आर अगर मैं इसको क्यू प्लस वन कर दूं, ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस वन एक समय के लिए करता हूँ, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी क्यू माइनस बी होगा ना, और ये मेरे पास आर है विच इज इक्वल टू आर माइनस बी। अब अगर मैं मान रहा हूँ कि आर बी से बड़ा है तो दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, हाँ या ना। हाँ भैया। अब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आर माइनस बी विल बिलोंग्स टू सेट एस, क्योंकि जो ये एलिमेंट निकल के आया है वो देखो यही तो है ना, दिस इज, मान लो इसको एक समय के लिए इसको सी बोलते हैं, स्मॉल सी। स्मॉल सी हमको क्या निकल के आया, ए माइनस बी प्लस क्यू प्लस वन, और ये ग्रेटर देन जीरो भी प्रूफ हो गया, और ये तब इसमें भी बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये है ही सेट इसी टाइप के नंबर्स का। इसका मतलब कि सी जो है वो आर माइनस बी है और वो बिलोंग कर रहा है, और सी लेस देन बी तो बी है ना, यहाँ से पता चल गया ना कि आर माइनस बी सी है, तो सी विल बी लेस देन बी विच इज अ कंट्राडिक्शन। क्यों? क्यों होगा ये कंट्राडिक्शन? क्योंकि आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट माना गया है उस सेट का, और हमें सी एक और एलिमेंट निकल कर रहा है जो आर से भी छोटा है, तो हमारा कंट्राडिक्शन हो गया ना कि आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है इसका मतलब, जबकि हमने तो मान लिया आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से। समझ में आया? यस भैया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोलो, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो। चलो मैं समरी दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेट माना ए माइनस बी एक्स का, जहाँ एक्स इंटीजर है और ए माइनस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के हिसाब से वो एक एलिमेंट आर जगह एग्जिस्ट कर रहा होगा जो सबसे छोटा होगा। अब मुझे प्रूफ यही करना है ना कि आर को बी से छोटा और ग्रेटर देन जीरो होना है, लेकिन मैं इसका उल्टा मान लेता हूँ कि आर विल बी ग्रेटर देन बी। अगर आर विल बी ग्रेटर देन बी तो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू फॉर सम क्यू होगा, और अगर ये बी से बड़ा है आर तो ये ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस वन भी तो इसके अंदर आएगा ना, क्योंकि आर माइनस बी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। लेकिन आर माइनस बी अगर इसके अंदर है तो आर माइनस बी आर से छोटा होगा, और हमने माना है ना वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कि आर ही सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि आर माइनस बी भी एक एलिमेंट है जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कंट्राडिक्शन है, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का वायोलेशन हो जाएगा वो। तो वहां से हमें कंट्राडिक्शन आया तो हम ये प्रूव कर दिए कि आर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और वो बी से छोटा ही होगा। ठीक है।
रेखा ऊपर कर दिए ना। ठीक है भैया भैया। यहाँ पे और कुछ मेंशन करने का जरूरत नहीं ना, नहीं नहीं मतलब और अगर क्वेश्चन रहता तो इस पे फुल मार्क्स मिल जाता। इसमें और क्या मेंशन करना होगा। अब जैसे अदवे ने बोला ना कि भैया निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो पहला बात तो ये ध्यान रखना कि आर को ना अगर निगेटिव है तो मॉड बी से जीरो के बीच में होना है, बस ये ध्यान रखना। आर रिमाइंडर निगेटिव नहीं लेते इस केस में, रिमाइंडर हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। तो आर पॉजिटिव होना है, तो ए आर का वैल्यू जो होना है ना वो मॉड बी से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होता है, बस इतना जान लो। ठीक है, तो अगर तुम कुछ इसमें अलग से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो फिर प्रूफ वही हो जाएगा कि मॉड बी से जीरो से छोटा होना है, दिस दैट दैट जो होना है, बस बात खत्म हो गई। आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लेना उसका फिर से, क्योंकि ए माइनस बी एक्स जो हमने सेट बनाया ना वो पॉजिटिव नंबर्स का है। बनाया ही क्यों, क्योंकि आर को पॉजिटिव ही लेते ही हैं हम लोग। उसमें कोई तुम्हें कोई नहीं उसमें कुछ बोलेगा कहीं भी कि आर को क्यों पॉजिटिव माना, वो लेते हैं रिमाइंडर पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं लेंगे तो सोचो ना तुम कितना तरीका से लिख सकते हो किसी भी नंबर को। 7 को लिखना चाहेंगे हम लोग तो हम लोग 7 को लिख सकते हैं क्या, टू बराबर 2 × 3 + 1, 2 × 4 - 1, 2 × 5 - 3। चलो हो गया मेरा पार, माइनस 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 करते चले गए, तो बहुत तरीका से लिख सकते हैं। तो फिर उस चीज का यूनिकनेस ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये -3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, -3 का मॉड, तो ये भी तो हो सकता है। तो वो जो तुम्हारा चीज है ना वो फिर गर्त में चला जाएगा। तो यूनिकनेस उसका जो है ना वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होता है। अब यूनिकनेस प्रूफ करते हैं कैसे, यूनिकनेस उसका अच्छा होता है, मतलब प्रूफ करने का यूनिकनेस क्या कहता है पहले ये समझते हैं। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो कोई पार्टिकुलर पेयर ए बी के लिए कोई पार्टिकुलर पेयर क्यू आर ही एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यही है यूनिकनेस। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यूनिकनेस को प्रूफ कैसे करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन। मान लेते हैं कि मेरे पास क्यू प्राइम और आर प्राइम एक और है जो इसका जैसा ही एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्राइम प्लस आर प्राइम। इस दोनों से हमको एक चीज पता चल गया ना, बी क्यू प्लस आर बराबर बी क्यू प्राइम प्लस आर प्राइम। यहाँ से हमको ये पता चला बी इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम बराबर आर प्राइम माइनस आर। अब आर भी बी से सॉरी आर बी से छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आर प्राइम भी बी से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आर माइनस आर प्राइम भी तो बी से छोटा ही होगा और माइनस बी के बीच में होगा, यही ना, हाँ या ना। तुम लोग कुछ बोल तो नहीं रहे हो, यस भैया। कुछ हाँ भैया समझ आ गया। कुछ कुछ हार्ड लग रहा है तो बोलो, मैं फिर से शुरू कर दूंगा। नहीं भैया। मैं थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा ठीक, मैं इसलिए तेज खींच रहा हूँ ना चीजों को क्योंकि तो मैं चाहता हूँ तुम लोग जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करो, क्योंकि टाइम अभी तो है नहीं ना तुम लोग के पास। मैं चाहता हूँ कम टाइम में ज्यादा चीजें बता दूं। चलो कहीं वही खराब ना हो जाए, सही बात। मैं धीरे ही चलो बोलता हूँ। तो आर माइनस आर प्राइम किया तो ये आर प्राइम माइनस आर मुझे ये निकल के आया बी इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम। अब सोचो आर बी से छोटा और ग्रेटर देन जीरो है, आर प्राइम भी बी से छोटा ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस भी तो इसी के बीच में आएगा ना, माइनस बी से बी के बीच। हाँ भैया। अब खुद सोचो कि यहां से तुमको एक चीज पता चल रहा है कि आर प्राइम माइनस आर को बी डिवाइड दे दे रहा है, क्योंकि बी इंटू सम इंटीजर बराबर आर प्राइम माइनस आर है, यानी कि बी का मल्टीपल है आर प्राइम माइनस आर। यहां से गौर से देखो तो पता चल जाएगा कि आर प्राइम माइनस आर को जो है ना बी डिवाइड दे दे रहा है। ठीक है, हाँ भैया। इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन है कि नहीं बताओ। कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को कभी डिवाइड देगा? नहीं भैया। तो कंट्राडिक्शन आ गया ना कि आर प्राइम माइनस आर बी को डिवाइड आर बी आर प्राइम माइनस आर को डिवाइड दे रहा है। अब अगर डिवाइड देगा भी तो एक ही केस में, जब ये जीरो हो।
तो बस एक वही केस हमारे पास आया तो हमने बोला r प्राइम माइनस r बराबर 0 विच इम्प्लाइज r प्राइम बराबर था, और चूंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, q माइनस क्यू प्राइम बराबर 0, तो q बराबर q प्राइम। तो यूनिकनेस हो गया ना, हमने माना कि q कोमा r के अलावे भी एक q प्राइम कोमा r प्राइम हमारे पास है, जो कि हमारे पास एक कंट्राडिक्शन हमने आगे चल के प्रूफ कर दिया कि ऐसा चीज नहीं हो सकता है। देखो प्रूफ जो है ना सिंपल ऐसे ही होती है, छोटी छोटी कंट्राडिक्शंस। तुम लोगों को मैं एक कल मैंने वो 10th एरीट में पढ़ाया था, इस सब यही सब चीजें कल 10th एरीट में पढ़ाया था। लेकिन पता है अंतर क्या था तुम लोग को पढ़ाने में उस लोगों को पढ़ाने में? मैंने उन लोगों को इससे पढ़ाने से पहले ना डिविजिबिलिटी की पूरी प्रॉपर्टीज बहुत सारी बताई, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे तुम लोग को बताता, तुम लोग को लगेगा कि भैया ये सब तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, बात सही है। जैसे अभी जो बात कर रहा हूँ सारे नेचुरल नंबर के लिए करूंगा। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करता है, सॉरी, ये इम्प्लाई करता है कि ए सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि अगर ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को करेगा। ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ए बी इक्वल्स टू ए के लेंगे, फिर सी इक्वल्स टू बी कुछ और मान लेंगे, फिर बी इक्वल टू ए एम लिख सकते हैं, सी इक्वल टू बी एन लिख सकते हैं, जो अभी तुम अद्वैत बोल रहे थे। तो हम यहाँ पे सी को क्या लिख सकते हैं, बी को सब्स्टिट्यूट करके ए एम इन, हमको क्या पता चला, सी बराबर ए इंटू के, तो ए डिवाइड सी। अब दो नंबर एक दूसरे को कब डिवाइड करते हैं? जब हमारे पास अगर मान लो b बराबर ए एक्स आ गया, जहाँ पे x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, तो हम जानते हैं ना कि b a को मतलब a b को तभी डिवाइड करेगा when there is an x such that this relation is valid, b बराबर x। छोटी सी चीज है, बहुत बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, भैया एक बार ऊपर वाला इनफिनिटी प्रूफ कर दिए ना, कौन सा? ये माइनस बी आर ये वाला। अच्छा, r b से 0 से ग्रेटर देन है, r प्राइम b से 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r प्राइम 0 से माइनस b तक जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दो। हाँ भैया इसमें। अब दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए के बी प्लस माइनस एल सी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा चीज है, हाँ भैया। फिर से वही कर। अब देखो इन सब चीजों में क्या एक चीज गौर करो, और बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है, बट इन छोटी छोटी चीजों का प्रूफ करके सीखने से ना हम लोग बड़ी बड़ी चीजों का प्रूफ कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीजें बहुत हार्ड हैं जो भी मैंने तुम्हें बताया, नो, छोटी छोटी चीजें मैंने सिंपल सिंपल कंट्राडिक्शंस उठाए ना, जैसे ये कि डिवाइड बड़े नंबर्स नहीं करते छोटे को, तो ये मैंने कल उनको प्रॉपर्टी भी लिखाया था कि अगर a डिवाइड b, दिस इंप्लाइज दैट मॉड a इज लेस देन इक्वल टू मॉड b। सिंपल सा बात है। अगर a डिवाइड b को अगर a b को डिवाइड करता है तो मॉड a इज लेस देन इक्वल टू मॉड b, ये तो कॉमन चीज है ना। अब तुम बोलोगे भैया इसका हाँ प्रूफ भैया। कैसे, अब सोचो इसका प्रूफ कैसे सोच सकते हैं, एक मिनट। अब कैसे सोचेंगे इसका प्रूफ? हम लोग इससे इस चीज से सोचेंगे, ये हाँ से। कैसे? अगर ए डी बी को डिवाइड करता है तो एक समय के लिए मॉड बी में सब कुछ पॉजिटिव लेके चलता हूँ, मॉड बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड एक्स कह सकता हूँ क्या? ठीक है, नाउ हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो 1 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि एक्स इंटीजर मान रहा हूँ, जीरो को हटा, जीरो के अलावा दोनों तरफ मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉड ए इंटू मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए, यानी कि मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए। प्रूफ हो गया, ये वाला इनइक्वालिटी मैंने प्रूफ कर दिया। लो अब सोचो ये छोटा सा इनइक्वालिटी है, बातें लगेगी कॉमन है ये क्या, बट इसका प्रूफ सोचना में लगता है, जब प्रूफ पूछेगा ना कोई तो लगेगा छोटी सी जो का प्रूफ, अरे यार इसमें आलस लगने लगता है कि इसका क्यों प्रूफ करा जाए,
बट सोचो कितना कॉमन नॉर्मल प्रूफ है इसका, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया मैंने, सिंपल सा उसको उठा के यहाँ से लाया और बना दिया। तो ये जो छोटी छोटी प्रूफ्स है ना, इसी छोटी छोटी प्रूफ से आप बड़ी बड़ी, वो जो देखते हो ना बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, वो सब यही करते हैं, छोटी छोटी प्रूफ से बड़ी बड़ी प्रूफ करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, वो बात अलग है। तो वो तो तब कर पाओगे ना जब छोटी छोटी चीजें कर पाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें करना सीख लेते हैं। और बाकी फिर तुम लोग अगर मन करे तो रशियन ओलंपियाड लगा लेना, चाइना का ओलंपियाड पेपर लगा लेना, इंग्लैंड का आता है एक पेपर पता नहीं कौन सा। ये सब चीजें मुझे ना ओलंपियाड देने के बाद पता चला कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो वो सब पेपर लगा लेना, उस समय अच्छा होगा। एमओसीसी के कैंप में पता चला बेसिकली, वो जो हुआ था ना इनमो के लिए, उसमें ये वाला नहीं। चलो अब एक छोटा सा चीज देखते हैं कि बिजॉर्ट्स इनइक्वालिटी का बात मैंने किया था। चलो तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करना। मेरे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, जितने मतलब जो भी नंबर है ना उसमें सिर्फ 1 ही है। तो प्रूफ करना है तुम लोगों को कि ऐसा कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। प्रूफ दैट नो सच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? भैया 4k + 3 का फॉर्म में है। वाह, रुक जाओ, दूसरे को ही सॉल्व करना है। चलो जब तुम बोल ही दिया हम बता देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनका दो फॉर्म होता है, या तो 4k या 4k + 1 फॉर्म होता है, ठीक है। सिर्फ यही दो फॉर्म होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। बट ये जितने भी नंबर होंगे ना, तुम इसको देखो, जैसे इसको तुम लिख सकते हो 8 + 3, इसको लिख सकते हैं 108 + 3, इसको लिख सकते हैं 1108 + 3, सो ऑन। तो जितने भी नंबर है ना, ये सारे के सारे वो 4k + 3 फॉर्म के हैं। जितने भी नंबर हैं सारे के सारे 4k + 3 फॉर्म, और परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 4k + 3 फॉर्म का होता ही नहीं है। वो हमेशा 4k + 1 फॉर्म या 4k फॉर्म का होता है। तो एक कंट्राडिक्शन हमारा पैदा हुआ और हमने प्रूफ कर दिया कि ऐसा कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आया? भैया इसको एक तरह से 4K का एग्जांपल दीजिए ना। 4k का एग्जांपल हाँ देखो, नंबर्स कितने तरह के हो सकते हैं? 4k, 4k + 1, 4k + 2 या 4k + 3। हाँ 4k के रिस्पेक्ट में इसका स्क्वायर 16k² होगा, जो कि 4m फॉर्म का है। इसका स्क्वायर 16k² + 16k + 1 होगा, जो 4m + 1 फॉर्म का है। इसका स्क्वायर 16k² + 4 2 8 8 इंटू, ये 16 नहीं होगा, ये 8 होगा। 16k + 4 जो कि 4k फॉर्म 4m फॉर्म का है, सब 4 से डिवाइड है। और ये तुम्हारा उसी टाइप से 4m + 1 फॉर्म का होगा। तो हमारा स्क्वायर से 4m, ये 4m + 1 फॉर्म का ही निकला ना। जैसे 16 हाँ हो भैया। गया, 4 हो गया, 40 64 हो गया, ये सब किसका फॉर्म का है? 4 फॉर्म का है, 4 के फॉर्म का है। उसी तरह 9 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, 81 हो गया, सब 4k + 1 फॉर्म का है। अब मैं एक चीज तुम लोग को बोलता हूँ, नंबर थ्योरी में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, खास करके नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस में, ये बहुत हार्ड लग रहा हो देखने में, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा मोस्ट ऑफ द केस में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि जैसे 4k, जैसे नंबर्स को किस किस टाइप से लिख सकते हैं? 4k फॉर्म से, 4k + 1 फॉर्म, उसी तरह से 3k फॉर्म से, 3k1 3k + 2। स्क्वायर कितने तरह का हो सकता है? 6 के साथ उसका कितने तरह का, जैसे तुम लोग मॉडुलस पढ़े होगे ना, कॉन्ग्रुएंस। तो स्क्वायर्स का कॉन्ग्रुएंस, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंस 1 हो सकता है, या तो 4 के साथ, या 0 हो सकता है। ये जो छोटी छोटी चीज होती है ना, कि स्क्वायर को हम 6k + सिम फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर को हम इसी टाइप से लिख सकते हैं 6k + 1 6। ये बहुत जगह तुम्हारे काम में आएगा, बहुत जगह, मतलब इनवेरिएबली बहुत जगह तुम्हारे काम में आएगा। और नंबर थ्योरी में तो खैर बहुत ही आसान कर देता है। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो। भैया 2 और 3 प्राइम है हाँ 2 3 प्राइम है ना। भैया, लेकिन 6k + -1 होता है ना। प्राइम प्राइम नंबर्स कैन बी 6k + -1
जहाँ पे k को क्या होना पड़ता है, 3 से बड़ा। k को 3 से बड़ा होना होता है, k को 1 से बड़ा होना होता है। सोचो, अगर k को 1 रख देंगे तो 6k प्लस 1 7 भी प्राइम होता है, 6k माइनस 1 5 भी प्राइम होता है। वहां पे k को 1 से बड़ा होना पड़ता है। समझ में आया ना? तो 6 वो वाला तरीका, वो वाला चीज जो है ना, उसके लिए तुमको पहले वहां तक 5 तक जाना पड़ेगा, 2 3 को प्राइम बोलना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रूव दैट 3 स्क्वायर माइनस 1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको प्रूव करना है, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कॉन्ट्रडिक्शन से। जैसे तुम कर सकते हो प्रूव। देखो प्रूफ होता ही है, वैसे है तो बहुत आसान। भाई कोई भी स्क्वायर 3k प्लस 1 होता है, हम्म लेकिन इसमें 3k+2 आ रहा है। बस हो गया कंट्राडिक्शन प्रूफ। कोई भी प्राइम ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, वो 3k या 3k प्लस 1 फॉर्म का होता है, बट ये 3k प्लस 2 फॉर्म का है। बस बात हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आया? देखो नंबर थ्योरी को टैकल करने का तरीका ही यही होता है। शुरुआती के नंबर थ्योरी को टैकल करने का तरीका यही होता है कि तुम इस टाइप से करो और क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फाइंड, ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन शायद तुम लोग बनाए भी हो। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n। उसका पहला होना चाहिए कि n जो है वो लेस देन 1991 होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए 6 इज अ फैक्टर ऑफ n स्क्वायर प्लस n² + 3n+। अच्छा, इससे बनाने से पहले मुझे एक चीज बताओ, सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है, ये पता है? क्या भाई? तो यह कौन सीक्वेंस, सा एक रहता है सर, किसी में बीच में प्लस से हम लोग सेपरेट करते हैं, किसी में कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर सीक्वेंस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा हुआ है ना, देन दैट विल बी अ सीरीज। तो सीक्वेंस बस एक नंबर हो गया, लिख दिए पार्टिकुलर नंबर पे पार्टिकुलर, हो सकता है उसके बीच में कुछ रिलेशन हो, लेकिन उन्हीं के बीच में अगर कोई पार्टिकुलर, उसी को बोलते हैं सीरीज। अच्छा, और फैक्टर और डिवाइजर में क्या अंतर होता है? तो मैंने लिखा ना 6 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, मैं लिख सकता था 6 इज अ डिवाइजर ऑफ इतना। तो फैक्टर और डिवाइजर में क्या अंतर होता है? चलो कोई नहीं, सोचना उस चीज को, सोचना पहले क्वेश्चन कर लो। केमिस्ट्री वाली तुम लोग को मैंने फोटो भेज दिया था, तुम लोगों ने देखा था उसको, मतलब वो कलर वाले?
हाँ भैया। हाँ भैया। भैया काम उसमें कर क्या सारा कलर है? सारा इनफैक्ट तो आई थिंक नहीं ही होगा, लेकिन मतलब काफी उसके बाद भी मतलब कुछ कुछ कलर्स लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी का। देखो एनसीईआरटी में ना खास करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ कुछ कलर दे तो रखे हैं, लेकिन मुझे काम के नहीं लगते वो। मुझे सबसे अंतिम मैंने तुम्हें भेजा होगा ना, जिसमें सिर्फ एक ही तरफ कलर्स लिखे होंगे, हाँ भैया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स के प्रतीक कलर है, तो उस पेज को तो अच्छे से याद करना। जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस के केस में, उन सब का उसमें कलर है। और पहला जो दो है ना, उसमें कुछ काम के हैं कुछ नहीं है। मतलब मुझे शुरू में जो लगा ना काम का, मैं सब मतलब जो दिखा मैं सबको भैया लिख तो के वो चला। पूरा याद करने से फिर क्या एनसीईआरटी से भी मेरे को याद करना पड़ेगा? देखो याद कुछ तो तुम एक्स्ट्रा कर होता लो, है तो? नहीं तो याद तो तुम कर लो जो मैंने भेजा, ठीक है। और एनसीईआरटी का भी देखते रहना कौन से कलर हैं जो छूट गए हैं क्या। मैंने मतलब मुझे जितने मैंने जो भी लिखे हैं ना, वो सारे के सारे मैंने सीट से लिखे हैं, जिस इंस्टीट्यूट का मैं मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के मैंने सीट से लिखे हैं सारे। तो इट मे हैपन कि कुछ कलर ना हो एनसीईआरटी वाले, तो देख लेना। लेकिन मेरे सीट में तो सफिशिएंट कलर्स थे, तो काम तो चल गया उससे, मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो चल ही रहा है। कुछ दिन के बाद काम भी लेना है उसका तो। भैया पहला क्वेश्चन में कुछ और है क्या? मतलब ये तो ऑब्वियस नहीं हो गया इसका आंसर पहला पार्ट का? नहीं नहीं, मुझे करना कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। उसमें दो कंडीशन है उस नंबर एन पे। पहला है कि वो एन 1991 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा कि यह चीज वैलिड होना चाहिए कि 6 फैक्टर हो। नहीं, दो सॉल्यूशन आ गया। कौन कौन? अम, उसका प्रोसेस मतलब किए क्या कि एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल 6 के किए, फिर हम्म 6 के साइड लिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, हम्म फिर इसको जो डिटरमिन होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और फैक्टर स्क्वायर होना चाहिए। हम्म, आगे फिर अभी दो ही सॉल्यूशन मिला। चलो जल्दी जल्दी भैया किया जाए। क्वाड्रेटिक से तो यही पता चला कि n+1 पे 6 का एक फैक्टर होना चाहिए और n+2 भी होना चाहिए। सही गए सही गए, मतलब भी सही गया, लेकिन थोड़ा सा देखो ये तो कोई काम मतलब ये तो अंतिम में यूज आएगा, ये तो दिख गया होगा। इसका तो शुरू में यूज लेके क्या कर ले। तो पहले इसमें देखते हैं, अगर 6 डिवाइड कर रहा है n² + 3n+2 को, तो इसका मतलब 6 डिवाइड कर रहा है n × n+1 × n+2 को। और अगर 6n+1 × n+2 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 को n+1 × n+2 को डिवाइड करना चाहिए, और साथ में एंड 3 को भी डिवाइड। 6 का तो डिविजिबिलिटी रूल यही होता है ना, कि वो नंबर जिसको 2 भी डिवाइड दे और जिसको 3 भी डिवाइड दे। कि दोनों को हाँ भैया। 2 तो डिवाइड दे ही देगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट को तो 2 हमेशा डिवाइड देगा। हाँ भैया। तो अगर 3 को डिवाइड देना है तो n कितने तरीका से हो सकता है? 3 के फॉर्म का हो सकता है, 3k+1 और 3k+2 फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। अगर तुम n को 3 के फॉर्म का लोगे ना, तो कभी डिवाइड नहीं करेगा, बाकी दोनों का होगा। बाकी दोनों का होगा। तो n से यानी 1991 से वो सारे नंबर जो कि 3 के मल्टीपल हैं उसको हटा दो। n से छोटा यानी 1991 से जितने भी नंबर है ना जो कि 3 के मल्टीपल है, उनको हटा दो, वही तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया? हाँ भैया। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें गौर करेंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 3 तो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा, मेरा ये मानना है। बस छोटी छोटी चीजें। वैसे है कब एग्जाम पीआरएमओ का? डेट नहीं आया अब तक। फॉर्म तो शायद भरा रहा होगा ना, नहीं आया अब तक। या कुछ नहीं है? जनरली अगस्त का पहला संडे को हो जाता था। आईओक्यूएम नहीं होगा? क्या चीज? आईओक्यूएम इस साल शायद आया कि हम नहीं पूरा का पूरा लेंगे, पता नहीं क्या है। एनएसजीएस का तो शायद दे दिया, तो सॉरी इन्होंने तो एनएससीपी एनएससीसी का तो निकाल भी दिया था, ये होने वाला है जितना मुझे याद है। वो शायद एक ईमेल का पिक्चर है, वो सर्कुलेट हो रहा था। ओ कोई ईमेल किया था उन लोग को, आया था
रिप्लाई कि नवंबर में होने वाला है। तो आईएफपीटी अपना वेबसाइट में डाला है कि अभी तक हम लोग कोई डेट नहीं रिलीज किए हैं, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो अगस्त मिड में आएगा। ओह अच्छा, देखो तब। वैसे तो मैंने जब पहली बार दिया था ना, तो वो 19 अगस्त को हुआ था, उसका दूसरी बार 11 अगस्त को हुआ था, और तीसरी बार हुआ था एक 17 जनवरी पिछले बार। आयोग की ओर हो गया था। तो हाँ, बात तो सही, होता तो अगस्त के समय में ही है। भैया आप बोले आप 11th में दिए थे पहली बार। नहीं नहीं नहीं, 10th में दिए थे ना। तो जिस दिन एग्जाम था ना, उसके 10 दिन या कुछ दिन पहले मुझे फॉर्म भरा दिया, उन्होंने बताया भी नहीं किसका एग्जाम है। भरा के छोड़ दिया। मुझे भी लगा होगा कुछ, पता नहीं। गया देने के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, मुझे 0 नंबर आया उसमें। तो मैंने सोचा ये था क्या फिर। ये एग्जाम किस चीज की थी। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा, वो पीआरएमओ उसका नाम होता है उस एग्जाम का, वो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि बोर्ड था ना, तो बोर्ड में उतना ध्यान दिया नहीं उसको, फिर जाके 11th में गया। तो 11th जाने पर जब कोटा गया ना मैं, तो वहाँ पे एक महीना पहले जब फॉर्म भरा था, फॉर्म शायद 15 मई को रिलीज हुआ था, 15 मई को। तब मुझे पता चला था अच्छा ये एग्जाम ऐसे 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 ऐसा ऐसा है। वो पता चला था कि अच्छा हाँ चलो तब दिया जाए। पहली बार दिया तो कुछ पता होता था नहीं ना, दूसरी बार देना पड़ा फिर जाके। मेरा भी यही हाल था जब पहली बार 9th दिए थे। हम लोग के क्लास से तो मेरा एक दोस्त था, उसने मतलब सोचो, उसने 99 तक में एकदम गेस मारा। और केंद्रीय विद्यालय में मैं था ना, तो केंद्रीय विद्यालय में कट ऑफ 10 नंबर गया था, 10 या 8 नंबर क्या था उसका। उसको 11 क्या था, 12 नंबर आ गया था शायद, वो बेचारा पास कर गया था। उससे खुद विश्वास नहीं हुआ था कि मैं पास कर गया। क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन क्या है नहीं है, कहाँ से पूछ रहे नहीं पूछ रहे ये सब। तो फिर उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया, उसको हुआ। फिर वो आरएमओ देने गया। आरएमओ देने गया ना, तो बोला भाई 3 घंटा बैठ के आए हैं एकदम मजे से, कुछ आ नहीं रहा था ना कुछ समझ रहे थे। बोला जो 12th के भैया लोग थे ना, सिर्फ वही सब कुछ कुछ किए जा रहे थे, हम लोग को तो आ रहा था। बोले, चलो सही है। तो जब फिर पहली बार गए थे तो बहुत बढ़िया नींद आया था, लेकिन वहाँ से सर से उठा दिए हमको। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब पीआरएमओ अपने लेवल पे बहुत टफ एग्जाम होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई बच्चा मतलब मैथमेटिक्स आप अच्छा जान रहा है ना, तो डील हो पाएगा उस सब क्वेश्चन से। नहीं तो उसमें तुम सोचो, अगर 80% मार्क्स भी लाना अच्छा खासा बात होता है पीआरएमओ में। बहुत अगर ला ले पा रहे हो 80% मार्क्स, तो बहुत तेज हो, मतलब समझ लो तुम्हारा दिमाग बहुत एक्टिव है उस इंस्टेंट पे। नहीं तो एग्जाम तो अपने लेवल पे अच्छे लेवल का होता है। हाँ, ये है कि उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होता है, चीज के लिए ना तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होता है करने के लिए। और थोड़ा सा तुम्हें कोई डायरेक्ट करने वाला होगा ना, वो भी हेल्पफुल होता है। भैया वो सब भी तो किसी बुक से ही ना एक्सेंट्रिक रहता होगा। हाँ मतलब होता क्या है ना, कि बुक से होता है, बट वो खुद का मॉडिफिकेशन कर देते हैं कुछ कुछ टीचर्स वहाँ के, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो बन जाता है टफ टाइप का। पाथ फाइंडर बुक मेरे ख्याल से ना एक बहुत अच्छी किताब है, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए, अगर बुक की बात करें तो सब कुछ है, काम का भी है। और ये नहीं है कि कुछ एकदम अलग टाइप का। फिजिक्स का जो पाथ फाइंडर ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सही था, केमिस्ट्री का पता नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो काम की नहीं बुक लगती है मुझे इस लेवल पे। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ रहती है ना, जो कि कोई काम का ही नहीं, उससे टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस काम की हैं उसमें जो बहुत अच्छी हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतनी गंदी हैं, मतलब गंदी कहने का मतलब आगे का कॉन्सेप्ट लगने लगता है उसमें बहुत। वो सब मैं जानता ही नहीं हूँ, तो टाइम ही तो वेस्ट होगा ना। तो इसलिए फिजिक्स का पाथ फाइंडर बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स का बना अच्छा होता है। भैया मुझे सबसे अच्छा एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स लगा था, उसमें ज्योमेट्री आप बनाए हैं उसका। हाँ, उसका ज्योमेट्री तो बनाए हैं। उसमें मतलब हर एक क्वेश्चन को मतलब सोचने में एकदम हालत खराब हो जा रहा था। वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन तुमको हर मतलब वो तो खैर स्पेशली आरएमओ के लिए ही बना है ना किताब। आरएमओ है, और इनमो के लिए ही बना है वो स्पेशली, उस लेवल का वो बना रखे हैं उस बुक को। वैसे एक्सकर्जन मैथमेटिक्स के बारे में पता कहाँ से चला था? वो मुझे मतलब सबसे पहला बार एक मुझे सर बताए थे, और फिर मैंने एक यूट्यूब वीडियो में भी देखा था। अच्छा अच्छा। आपको वो बुक का हार्ड कॉपी मिला था? मेरे पास वो बुक है, वो अभी वही हाथ में भी है मेरे।
अरे वो जब तुम इनमो निकाल लोगे ना, मतलब इनमो में पार्टिसिपेट करोगे ना तुम, तो तुम्हारी स्टेट, जिस स्टेट से तुम भरे हो, वो स्टेट तुम्हें कुछ रुपया ट्रैवलिंग के लिए मनी और एक बुक देती है। तो जनरली वो बुक प्री प्री कॉलेज मैथमेटिक्स होता है, तुम लोग सुने होगे शायद। लेकिन हाँ भैया। मेरी स्टेट ने मुझे एक्सकर्जन मैथमेटिक्स दिया था। तो आईएनएमओ के लिए क्वालिफाई किए थे उस चीज के लिए? हाँ, आईएनएमओ के लिए क्वालिफाई करने के लिए देते हैं। आपके स्टेट ने दिया था? हर स्टेट देती है। मुझे नहीं, हमको नहीं मिला अभी तक कुछ भी। मुझे भी नहीं मिला। इस साल हाँ भैया। नहीं, इस साल नहीं मिला, इस साल किसी को नहीं मिला। वो इनमो में क्वालिफाई करना होता है, अगर तुम आरएमओ निकाल लेते हो ना, तो उसके लिए वो देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं वो। अच्छा। इनफैक्ट इस बार तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि क्यों नहीं दिया। मैंने भी निकाला, मुझे लगा देना चाहिए था, नहीं दिया। क्यों, इसलिए मुझे फिर बाद में पता चल गया वो क्यों नहीं दिया। वो आयोग क्यों हम लोगों ने क्वालिफाई किया था ना सिर्फ। तो हाँ अगर हम लोग भैया। आरएमओ भी देते ना, आरएमओ दे के अगर जाते हैं इन मून तक, तो फिर वो बुक देते हैं। तो मुझे वो बुक भी दिया था, सर्टिफिकेट भी मिला था मुझे। सर्टिफिकेट भी देते हैं, रैंक देते हैं, वो स्टेट रैंक देते हैं। उस मतलब सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा होता स्टेट रैंक, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से कुछ कुछ करते हैं, तो उससे वो स्टेट रैंक देते हैं। तुम लोगों ने इस बार की सर्टिफिकेट ली कि नहीं, मतलब आईओक्यूएम की? मेरिट सर्टिफिकेट ना, टॉप स्टैंडर्ड वाला? टॉप 60 वाला? टॉप 60? टॉप 30 था ना? नहीं, मुझे तो टॉप 60 दिया वो। पता नहीं, बस वेबसाइट पे एक मेरिट सर्टिफिकेट आया था जो टॉप 300 का था। किसका, आईओक्यूएम का? हाँ। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ।